सेक्शन 43 कहती है कि अवैध शब्द हर उस बात को लागू है, बात का मतलब होगा कार्य, कोई एक्ट। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो। अपराध क्या है? सेक्शन 40 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अपराध वह है जो इंडियन पिनल कोड के द्वारा दंडनीय है, पनिशेबल है, वो अपराध है, वो भी हम पढ़ चुके। जैसे चोरी है, हत्या है, लूट है, डकैती है, ये सब इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशेबल है, दंडनीय है, तो वो क्या है? अपराध है। इसका मतलब हर अपराध अवैध है। क्लियर है ना बात आपकी? फिर सेक्शन 40 में भी 3 खंड दे रखे। पहला खंड तो आपका अप्लाई होता है इंडियन पिनल कोड के ऊपर ही, कि जो इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल है वो अपराध होगा। उसके अलावा 2 खंड और बताए गए, और उन 2 खंडों में एक नई बात यह कही गई कि जो आपके लोकल लॉ और आपके जो स्पेशल एक्ट होंगे उनके ऊपर भी कुछ धाराएं और कुछ चैप्टर अप्लाई हो जाएंगे, राइट? वे भी अपराध होंगे। क्लियर है ना बात आपकी? तो ये सेक्शन कह रही है कि अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो। इसका मतलब क्या है? 302 क्या है? 379 क्या है? अपराध है। अपहरण, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, ये सब क्या है? ये सब अपराध है। आगे चलते हैं। या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब विधि क्या है? विधि का मीनिंग क्या होगा यहां पर? तो आर्टिकल 13 पे आ जाइए। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संसद द्वारा जो एक्ट पारित किए गए वे विधि हैं। उसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेशन ने एक्ट पारित किए, एनेक्टेड किए, वे विधियां हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम विधियां हैं, उप नियम विधियां हैं, प्रथाएं वे भी विधियां हैं। वे सब क्या है? विधियां। बात समझ गए ना? ऐसा कोई भी कार्य जो उन विधियों के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, वो क्या हो जाएगा? वो भी अवैध की डेफिनेशन में आ जाएगा। बात समझे ना? वो भी अवैध होगा। ऑब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे सबसे। जैसे कि नो पार्किंग जोन प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। जैसे सरकार ने किसी बिल्डिंग में लिख रखा, कहीं कोई बैनर लगा दे कि भाई यहाँ पे वाहन खड़ा करना मना है, नो पार्किंग जोन, तो वो क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कोई सरकारी तालाब है, वहां फिशिंग करना अलाउड नहीं है, तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसे ही नो स्मोकिंग जोन, समझ गए ना? आप किसी ऑफिस में गए, किसी सरकारी ऑफिस में गए, बाहर एक छोटी सी आपको एक बैनर लिखा मिलेगा कि नो स्मोकिंग, और क्रॉस का निशान होगा वहां पे, समझ गए ना? तो वो क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ऐसा कोई भी कार्य जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध बनाया गया हो। अपराध क्या है? सेक्शन 40। और सेक्शन 40 क्या कहती है? जो इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशेबल है। समझ गए ना? इसका मतलब ये भी अवैध है क्योंकि ये भी पनिशेबल है, ये भी अवैध है, ये भी पनिशेबल है। इसके अलावा जितने भी कार्य पनिशेबल है वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपराध है, और वे सारे के सारे क्या है? अवैध है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। जैसे मैंने आपसे बताया, कोई भी एक्ट जिसे कानून ने प्रतिषिद्ध कर रखा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, वो भी क्या होगा? वो भी अवैध होगा। तो 2 बातें समझ आई। तीसरी बात है आपकी, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, ऐसी बात भी, ऐसा कार्य भी क्या हो जाएगा? वो भी अवैध है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज दैट ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज दैट ये एक मकान है और ये बेचना चाहते हैं और ये खरीदना चाहते हैं, और फिर ये जो है ना खरीदने से इसको या बेचने से मना कर देता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यदि ये इनकार करता है, ये ब्रीच करता है, तो इसके पास में क्या है? कुछ राइट है। ये कोर्ट में जाए, सिविल मुकदमा दायर करे, या एसआरए में जाए, तो क्या होगा? इसको रिलीफ मिल जाएगा, उपचार मिल जाएगा, कोर्ट इसको उपचार देगी, जो भी इसको नुकसान हुआ वो नुकसान की प्रतिपूर्ति इसको करवा दी जाएगी। क्लियर है बात? तो सिविल कार्य जब तक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ था तब तक किसी भी पार्टी के पास में सिविल कार्यवाही करने के लिए आधार नहीं आया था। लेकिन इनमें से कोई सी भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो दोनों में से किसी पार्टी के पास में एक आधार मिल गया ना मुकदमा दायर करने के लिए। तो ऐसा कोई भी कार्य जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करते हैं वो भी आपका क्या होगा? अवैध कहलाएगा। अब यहां तक बात बहुत अच्छे समझ में आई हमें कि जो आईपीसी के द्वारा, आईपीसी में जिस बात को अपराध बना दिया गया हो, समझ गए ना, या किसी भी एक्ट के अंदर अपराध बना दिया गया हो, आईपीसी के अंदर भी या किसी भी एक्ट के अंदर अपराध बना दिया गया है, चाहे वो लोकल एक्ट है या स्पेशल एक्ट है, वो तो अवैध है ही। उसके अलावा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो भी अवैध है। ये भी बात हमें समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती हमें कि सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है।
ये बात क्यों नहीं समझ में आती आपको? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो सिविल के मामले हैं उसके लिए तो सीपीसी है, प्रोसीजर वहां लिखा हुआ है। अब आईपीसी में तो फॉलो नहीं करेगी वो चीज। आईपीसी का क्या मतलब? आईपीसी में ये तो पिनल कोड हुआ ना, तो सिविल के मामले क्यों लेकर के आ रहे हैं हम यहां पर? मेरा सवाल समझ आ रहा है आप लोगों को कि मामला तो सिविल का है ना, ऐसा ये तो सिविल का मामला हुआ ना, तो इसके लिए क्या है? या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और प्रोसीजर कहां लिखा हुआ है? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहां आईपीसी में इसको घुसाने की क्या आवश्यकता थी? तो समझिए इस चीज को, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सपोज दैट ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनके ये यहां रहते हैं और ये यहां रहते हैं और इनके बीच में ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, ये सी नाम के व्यक्ति का, ये सी यहां नहीं रहता, राइट? इसका ओनर है सी और ये कहीं बाहर रहते हैं। ये ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कि तू झूठ मूठ में मेरे ऊपर मुकदमा दायर करिए, समझ गए ना? मैं मुकदमा हार जाऊंगा, तुम जीत जाओगे, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर आधा आधा कर लेंगे इसको, जो भी पैसा आएगा बेच करके आधा आधा कर लेंगे, समझ गए ना? तो ये किस बात के लिए सहमत हुए? अवैध कार्य के लिए सहमत हुए ना, अवैध एक्ट के लिए सहमत हुए ना। और मामला किसका है? सिविल का। अब एक सेक्शन और इस बात को समझने के लिए, सेक्शन 120A षड्यंत्र, वापस आऊंगा इसमें फिर से। 120A क्या कहती है? कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, कंसेंट देते हैं, तो मात्र ऐसी सहमति पनिशेबल है, मात्र ऐसी सहमति पनिशेबल होगी। बात समझे ना आप? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति पनिशेबल होती है। समझे नहीं समझे? यहां 120A की जो मैं बात कर रही हूं इंडियन पिनल कोड की है, आईपीसी की है, समझे ना? ये इंडियन पिनल कोड की सेक्शन है। तो क्या कह रहे हैं कि 120B में कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया और कॉन्स्पिरेसी कहती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति पनिशेबल है। बात समझे ना? अब ये सहमति जो बनी, ये सिविल के मामलों में बनी, ये क्रिमिनल के मामलों में बनी, यह बात इररिलेवेंट है, समझ गए ना? वो चाहे सिविल के मामले में सहमति बनी हो या क्रिमिनल के मामले में सहमति बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना बात आपको? अब यहां अगर ये मामला क्रिमिनल का होता, अगर ये चोरी करने के लिए सहमत होते तो 120A में ये पनिशेबल बात होती है ना? यदि ये क्रिमिनल के मामले में सहमति बनती, चोरी हत्या लूट डकैती के लिए सहमति बनती, तो पनिशेबल था ही। बात समझ रहे हैं? तो पनिशेबल था। लेकिन ये तो सिविल का मामला है ना, ए और बी सहमत होते हैं कि हम इस पे जो है ना झूठ मूठ में मुकदमा दायर कर और बाद में मैं हार जाऊंगा, तू जीत जाइए और फिर जो भी प्रॉपर्टी को बेच कर आएगा हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये किस कार्य के लिए सहमत हुए? अवैध कार्य के लिए, समझ गए ना? तो क्या ऐसी सहमति जो सिविल में बनी इनकी, क्या वो भी पनिशेबल है 120A में? बिल्कुल नो डाउट वो भी पनिशेबल है, समझ गए ना? क्योंकि सेक्शन जो 43 है और अवैध शब्द को जो यहां पर डिफाइन किया गया, इसका वाइडर मीनिंग लेजिस्लेशन लेकर के चलता है। और इस अवैध शब्द को ना केवल जो दंड विधियां हैं उनके ऊपर लागू होती है, बल्कि जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है ऐसी कार्यवाहियों पर भी ये अवैध शब्द वहां भी आपका अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझे ना? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जो सिविल के मामले होंगे, मान लिया अवैध सहमति बनी थी उन दो व्यक्तियों की, है ना? तो उस अवैध सहमति, यहां अवैध का मीनिंग क्या होगा? इस वाले मामले में अवैध का मीनिंग या तो खुद लगाओगे आप, है ना? क्योंकि हम तो पिनल कोड पढ़ रहे हैं और पिनल कोड की तो बात है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो ही जाएगी। बात समझे ना? लेकिन क्या अवैध शब्द सिविल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो? देखिए अब यहां क्या हो गया, ये अवैध कब्जा किया था, अब ये सी आकर के मुकदमा दायर करेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मामला किस चीज का है? ये सिविल का है ना? और सहमति किस चीज के लिए बनी? अवैध कार्य के लिए। क्लियर है ना बात आपको? जबकि ये सिविल कार्रवाई के लिए आधार देता है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां इन्होंने 120A का ऑफेंस कर दिया, नो डाउट। क्लियर है बात? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पर हो चुकी है। बात समझ आई ना आपको? मैंने आपको यह चीज समझाई कि पिनल कोड पढ़ रहे हैं और इसमें यह शब्द आ जाता है कि सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है।
हमें ऐसा लगता है कि पिनल कोड में सिविल कार्रवाई को क्या मतलब, उसके लिए तो सीबीसी है ना, समझे नहीं समझे। जबकि जब 120 ए पढ़ते हैं तो यहां डेफिनेशन कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं। अब ये अवैध कार्य चाहे क्रिमिनल में हो चाहे यहां पर सिविल में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वहां अवैध का अर्थ भी आपको यही लेकर के चलना। बात समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं और आगे कह रहे हैं कि और कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है। वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है कब? जिसका लोप करना उसके लिए अवैध हो। कोई व्यक्ति किसी बात को या किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध तब कहा जाएगा जिसका लोप करना उसके लिए अवैध हो। जैसे एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा रखी, एसएसपी ने ड्यूटी लगा दी कि भैया आपको यहां से बाइक चेक हुए बिना किसी को जाने नहीं देना, और वो जाने दे रहा, तो उसने क्या किया? उस कार्य को करने का लोप कर दिया ना, और लोप करना उसके लिए क्या था? अवैध था। तो इसलिए क्या कहा जाएगा कि वो उसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था। बात समझे नहीं समझे? अरे वो बहुत सारे उदाहरण है इसके, जैसे कि एक व्यक्ति, सेक्शन 125 की बात कर रहा है मैं, सीआरपीसी है ना, ये क्या कहते हैं कि ये अपनी पत्नी, बच्चे और माँ बाप, इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस व्यक्ति के ऊपर है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? इस व्यक्ति के ऊपर इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, बच्चों की मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी है और माँ बाप की। समझ गए ना? अब इस लाइन पर आते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए वैध रूप से, इस बात को, इनको मेंटेन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कब कहा जाएगा? कि यदि इनका लोप करना इसके लिए अवैध हो। अगर लोप कर दे, अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता, बच्चों को मेंटेन नहीं करता, तो ये ओमिशन क्या होगा? अवैध होगा ना। तो कहा जाएगा कि ये इस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था। क्लियर है ना बात? लेकिन मोरालिटी के तौर पर सपोज दैट इसके बच्चे नहीं है बल्कि पड़ोसियों के बच्चे हैं, उनको खाना पीना देते हैं। समझ गए ना? बच्चे इसके ना होकर के बच्चे पड़ोसियों के हैं, नेबर के हैं, उनको खाना पीना देते हैं सुबह शाम। और ऐसे ही मोरालिटी के तौर पर कोई ड्यूटी नहीं है उसकी, एक दिन नहीं देता, 2 दिन नहीं देता, या देना छोड़ दिया उसने, तो क्या उस कार्य का लोप करना अवैध था उसके लिए? बिल्कुल नहीं था। इसलिए उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध भी नहीं था। बात समझ आई आपको? क्लियर है ना? मतलब कहना यह चाह रहे कि कोई व्यक्ति कब कहा जाएगा कि वो किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है? जब उस कार्य का लोप करना अवैध हो उसके लिए, तभी कहा जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए बाउंड है। क्लियर है बात? समझ आई ना? सेक्शन 44 पे आते हैं हम। सेक्शन 44 में क्षति को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 44 इंजरी, और कह रहे कि इंजरी शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, किसी भी प्रकार के नुकसान का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के या तो शरीर या मन या ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। और अवैध का मीनिंग क्या होगा? 43 में डिस्कस कर चुके हम। समझ गए ना? इसी तरह से आपको आईपीसी पढ़नी तो ही बहुत अच्छे समझ पाओगे। क्या कह रहे कि अवैध की क्षति का मतलब होगा कि वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से, चाहे ख्याति या संपत्ति के रिगार्डिंग हो सकती है ना? जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति, या जानवर की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब व्यक्ति में कौन कौन आएगा यहाँ पर? व्यक्ति में एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं, सेक्शन 11, एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं आप और हम, एक कंपनी, बिल्कुल, और एक लीगल पर्सन भी होते हैं, कंपनी। क्या यहां जानवर के शरीर की भी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। बात समझे नहीं समझे? यहां जानवर के शरीर की बात नहीं कर रहे, उसके मन की बात नहीं कर रहे, उसकी ख्याति तो होती नहीं उसकी। समझ रहे ना? तो क्या कह रहे, एक तो नेचुरल पर्सन आ जाएंगे इसमें, व्यक्ति में आप और हम, और दूसरा कंपनी आएगी नहीं आएगी? कंपनी का मन तो होता नहीं, कंपनी के मन की क्षति तो नहीं हो सकती, कंपनी का शरीर तो नहीं होता, उसके शरीर की भी क्षति नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी की ख्याति तो होती है, रेपुटेशन तो होती है कंपनी की। समझ गए ना? तो कंपनी की क्षति हो सकती है। तो व्यक्ति में कौन कौन आ जाएंगे? नेचुरल पर्सन भी आ जाएंगे और लीगल पर्सन भी आ जाएंगे। वैसे तो लीगल पर्सन जो होंगे उसका शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, लेकिन ख्याति तो होती है ना, रेपुटेशन तो होती है,
बात समझ आई नहीं आई आपको? तो इस तरह से क्या है कि क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। और अवैध का मीनिंग क्या होगा? जो 40 में डिफाइन है, हाँ, जो 43 में डिफाइन है, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या अपराध हो। अपराध चाहे इंडियन पिनल कोड में हो, या एनडीपीएस एक्ट में हो, या मोटर व्हीकल एक्ट में हो, या लोकल एक्ट में हो, या किसी स्पेशल एक्ट में, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपराध हो, बस इतना कहा। ये तो नहीं कहा जो आईपीसी में अपराध हो, केवल ये कहा अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो। क्लियर है बात आपको? अब देखिए, अब समझते हैं। कह रहे क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, तो एक तो क्षति होती है इंजरी की, अगर हम बात करें, एक तो होती है शारीरिक इंजरी, बॉडीली इंजरी, ये भी 2 प्रकार की होती है। अगर इसकी बात करें शारीरिक क्षति की, ये भी 2 प्रकार की होती है। पहली तो उपहति हर्ट, दूसरा ग्रीवियस हर्ट। हर्ट में छोटी चोट आ जाएगी, अभी के लिए इतना ही समझिए आप, और ग्रीवियस हर्ट में बड़ी चोट आ जाएगी, है ना। इसी की 6, 7, 8 प्रकार हैं, वही ग्रीवियस हर्ट में कवर हो जाता है। जब सेक्शन चलेगी ग्रीवियस हर्ट की तो हम समझेंगे इसको। छोटी चोट और बड़ी चोट, समझ गए ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे आपका मन की क्षति, मानसिक क्षति जिसको बोलते हैं, मानसिक इंजरी। सपोज दैट मानसिक, कई बार तो आपको पता मन की क्षति शारीरिक क्षति से भी बड़ी क्षति होती है, समझ गए ना। जैसे बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन में भी किसी व्यक्ति की वजह से गए हो, जैसे सपोज दैट वो खुद ही डिप्रेशन में चला गया, वो क्षति में नहीं आएगा ना, कंपेंसेशन किससे लोगे आप? ऐसे समझिए ना, ये एक व्यक्ति है ए नाम का, ये ए नाम का एक व्यक्ति है, और बी ने इसका जो है इसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, ये मर जाता है। ये था शादीशुदा, ये इसकी वाइफ है, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जाहिर सी बात है इसको मानसिक क्षति हुई होगी या नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि किसी स्त्री के लिए उसके पति के, अगर उसका पति मर जाए तो उसके पति का मरना उसके लिए बहुत बड़ी उसको मानसिक क्षति पहुंचाएगा, समझ गए ना। और यदि मजिस्ट्रेट इसको अपराधी घोषित करता है, इसको हत्यारा घोषित करता है, और इसके ऊपर जुर्माना लगाता है, पता लगा 20 लाख का, और 20 लाख में से 15 लाख इसको मानसिक क्षति के लिए देता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मानसिक क्षति तो डेफिनेटली हुई इसको। इसका पति मर गया, इसको मानसिक क्षति नहीं हुई। बात समझे नहीं समझे? एक केस लो भी है इसके रिगार्डिंग। तो इंजरी कितने प्रकार की हुई? बॉडीली, मानसिक, और तीसरा क्या है? ख्याति, रेपुटेशन। रेपुटेशन को भी क्षति पहुंच सकती है। रेपुटेशन को कैसे पहुंचेगी? सपोज दैट वैसे एविडेंस एक्ट में समझाया गया बहुत अच्छे से। एक तो होता है व्यक्ति का स्वभाव, और एक होता है ख्याति या कैरेक्टर, समझ गए ना। स्वभाव तो वह होते हैं जो व्यक्ति खुद अपने बारे में विचार रखता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, यही सोचते हैं जनरली सभी व्यक्ति, या मैं बुरा हूं या मेरे से बुरा कोई नहीं है, समझ गए ना। तो ये क्या होगा? ये होगा व्यक्ति का स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव उसके मस्तिष्क में निवास करता है, याद रखना। और उसका कैरेक्टर जो होगा, उसकी जो ख्याति होगी, जो उसकी प्रसिद्धि है, जो रेपुटेशन है उसकी, वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग में निवास करेगी, समझ रहे ना। वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग में निवास करेगी। मेरा कैरेक्टर क्या है वो आपके दिमाग में निवास करते हैं, और आपका कैरेक्टर क्या है ये मेरे दिमाग में निवास करते हैं, और मेरा स्वभाव क्या है ये मेरे दिमाग में निवास करता है, और आपका स्वभाव क्या है वो आपके दिमाग में निवास करते हैं। अब ख्याति को नुकसान कैसे पहुंच सकता है? सवाल तो सबसे बड़ा यह है, इंजर्ड कैसे किया जा सकता है किसी की रेपुटेशन को। सपोज दैट एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये ए, बी, सी, डी और ई, ये 4-5 लोग हैं। इनके मोहल्ले में एक नया व्यक्ति आता है टी नाम का, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, सब कहते हैं कि भाई ऐसा पड़ोसी सबको मिले। ये भी कि सबको नमस्ते करते हैं, राम रहीम करते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भगवान करे सबको ऐसा पड़ोसी मिले। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि इनका जैसा पुत्र हमें ही मिल जाए तो स्वर्ग यहीं दिख जाएगा, समझ रहे नहीं समझ रहे। अब ये जिस मोहल्ले से आया उसी मोहल्ले से एक और आदमी आता है एस नाम का, और वो क्या कहते हैं कि यो जहां से आए ना वहां जाकर पूछो एक बार इसके बारे में, समझ गए नहीं समझ गए? वहां जाकर के पूछो कि इसकी क्या स्थिति है। ऐसा कोई घर नहीं है जिससे पैसा इसने लिया और लौटाया भी हो, किसी का पैसा नहीं लौटाया। पता नहीं कितने लोगों से पैसे उधार मार रखे इसने। क्लियर है ना।
पता नहीं कितनी लड़कियों पे छिता पिटा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर है ना बात? अब इनके, क्योंकि इसका कैरेक्टर इनके दिमाग में निवास करता था ना, इसका कैरेक्टर इनकी, इसकी जो ख्याति थी, रेपुटेशन थी, वो इनके दिमाग में निवास करती थी। और इसने ऐसा कह करके इनके दिमाग में जो लेवल यहां था रेपुटेशन का, वो कहां पहुंच गया? बिल्कुल जमीन में मिल गया? नहीं मिल गया, यहां जाएगा। तो फाइनली इंजर्ड कौन हुआ? ये हुए या ये हुआ? ये हुआ ना। अब ये किसी को, ये इसको पैसा भी नहीं देंगे, ये इसका अपने घर में भी नहीं बिठाएंगे इसको, तो इस तरह से रेपुटेशन को भी इंजर्ड किया जा सकता है। तीसरा है सांपत्तिक क्षति या प्रोप्राइटरी इंजरी। प्रोप्राइटरी का मतलब है किसी का फोन तोड़ देना, स्क्रैच मार देना, समझ गए ना? संपत्ति। और संपत्ति क्या है? संपत्ति वह है जिसका कोई ओनर हो, और ओनर वह होता है जो उस चीज के संबंध में समस्त इंटरेस्ट उस एक व्यक्ति के पास में हो। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका इस चीज को, है ना? तो इस तरह से प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तोड़ देना, रिश्ती कर देना या स्क्रैच मार देना, ये प्रॉपर्टी को नुकसान है। प्रॉपर्टी को इंजर्ड किया जा सकता है इस तरह से। क्लियर है बात? अब प्रॉपर्टी में दोनों तरह की प्रॉपर्टी आ जाएगी। मूर्त भी, टेंजिबल प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं, या कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस प्रॉपर्टी को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको भी इंजर्ड किया जा सकता है। दूसरा ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ना तो छू सकते, जो अमूर्त प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप ना तो छू सकते ना देख सकते। जैसे सपोज दैट आप बाइक से जाने लग रहे हैं और रास्ते में टोल पड़ता है, बाइक का टोल नहीं कटता ना, टोल टैक्स नहीं देना पड़ता ना बाइक के ऊपर। अब वो आपसे टोल टैक्स ले लेते हैं, तो नुकसान किस चीज को हुआ? ये प्रोप्राइटरी क्षति होगी। अमूर्त चीज को, जिसको ना तो छू सकते ना देख सकते, कटा तो बाइक के ऊपर ही ना, और बाइक क्या है? प्रॉपर्टी। बात क्लियर हुई क्या आपको? तो इस तरह से ये इंजरी हमने समझ ली, बहुत अच्छे से। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट सेक्शन चलेगी आपकी 45 लेक्चर।